हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सब्जेक्ट फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है स्मॉल मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेज इंक्लूडिंग वैल्यू चेन्स एंड सेकेंडरी एंटरप्राइजेज एज लाइवलीहुड कंपोनेंट्स ऑफ फार्मर्स। देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। तो देखो, जो फार्मर्स होते हैं बेसिकली वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हों। हो सकता है कि वो स्मॉल मीडियम या फिर लार्ज एंटरप्राइज शुरू करें। एंटरप्राइज से मतलब आप बिजनेस से लेकर चल सकते हैं। उसके अलावा जो सप्लाई चेन रिएक्शन होती है, वैल्यू चेन जिसमें हम बोलेंगे, और सेकेंडरी एंटरप्राइजेज, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक फार्मर अगर फार्मिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो वो अदर चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं कर सकता या अदर एंटरप्राइजेज में वो सम्मिलित नहीं हो सकता। यहाँ पर अदर एंटरप्राइजेज में कोई भी फार्मर क्यों सम्मिलित होगा? क्योंकि वो चाहेगा कि उसकी जो इनकम है वो डाइवर्सिफाई हो, इनकम जो है वो एनहेंस हो। पूरे जो पर्टिकुलर हम फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम पढ़ेंगे, हम वहाँ पर यही चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि आज के टाइम में फार्मर के पास क्रॉपिंग के साथ साथ और भी बेहतर ऑप्शन है जिससे कि इनकम को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। चाहे फिर वह क्रॉपिंग के साथ में लाइव स्टॉक की रियरिंग करना ही क्यों ना हो, क्योंकि एक अकेले अगर एंटरप्राइज के ऊपर डिपेंड रहा जाएगा तो हो सकता है कि कभी जो फार्मर है उसको लॉस हो जाए। तो इसलिए एक से ज़्यादा एंटरप्राइजेज में उसको इन्वॉल्व होने की रिक्वायरमेंट होती है, या हम बोल सकते हैं कि आजकल के फार्मर्स जो हैं वो थोड़े इनोवेटिव हैं, वो एक से ज़्यादा एंटरप्राइजेज में इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो, फार्मिंग जो है वो जो फार्मर्स हैं पर्टिकुलरली उनके लिए ओनली या प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वर्ल्ड वाइड। लेकिन आजकल फार्मर्स जो है वो स्मॉल मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस की तरफ भी टर्न कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधार सकें, इकोनॉमिक जो रिसाइलेंस है उसको इंक्रीज कर सकें। अब ये सारी जो एंटरप्राइज हम बोल रहे हैं, देखो आप एंटरप्राइज को बेसिक सा मतलब एक बिजनेस से लेके चलो कि वो स्मॉल फार्मर जो है वो अपनी पर्टिकुलर प्रोड्यूस से भी वो स्मॉल एंटरप्राइज शुरू कर सकता है, स्मॉल बिजनेस शुरू कर सकता है, मीडियम। और कुछ जो फार्मर्स, जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, वो लार्ज एंटरप्राइज भी डेवलप या क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें स्मॉल एंटरप्राइजेस कहाँ किसको जाएगा, क्योंकि हमने एक क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया है ना कि कोई स्मॉल एंटरप्राइज होगा, मीडियम एंटरप्राइज होगा या लार्ज एंटरप्राइज होगा। तो हम किस चीज़ को ये बोलेंगे? तो स्मॉल एंटरप्राइज का मतलब ये है कि जहाँ पर 50 एम्प्लॉयज़ या इससे कम एम्प्लॉयज़ काम करते होते हैं और बहुत मॉडरेट सा रेवेन्यू जहाँ से जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल एंटरप्राइज। जिसमें ज़्यादातर जो फार्मर्स होते हैं वो अगर फार्मिंग प्रैक्टिसेस के अलावा अगर वो किसी एंटरप्राइज में इन्वॉल्व हैं तो स्मॉल एंटरप्राइजेज में ही इन्वॉल्व रहते हैं। अब इसके भी बहुत सारे कारण हैं। देखो, कोई भी एंटरप्राइज या कोई भी बिजनेस, चाहे वो फार्मिंग से रिलेटेड हो या फिर अदर एक्टिविटीज़ से, उसको जनरेट करने के लिए एक इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर हम बोल सकते हैं एक अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके पास में उतनी नहीं हो पाती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में ही मोर देन जो मोस्टली फार्मर्स हैं वो यहाँ तक ही सीमित रहते हैं। अब स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर मतलब वो एक्टिविटीज़ सम्मिलित की जाएंगी जो कि फार्म एक्टिविटीज़ के पास में होंगी। जैसे मान लो कि जो वेजिटेबल्स अगर पर्टिकुलर किसी फार्मर ने ग्रो की तो उसको खुद को सेल करना है, या उसने अपना कुछ मतलब ऐसा क्रिएट कर लिया है नियर बाई फार्म कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है वो डायरेक्ट जो बायर्स हैं वो वहीं से खरीदेंगे। तो नियर फार्म एक्टिविटीज़ जो हैं वो फार्मर के केस में स्मॉल एंटरप्राइजेज एक्टिविटीज़ के अंदर आएंगी। नेक्स्ट है मीडियम एंटरप्राइजेज। मीडियम एंटरप्राइजेस का मतलब है जहाँ पर 50 से 250 एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हों। फार्मर के केस में बोला जाएगा तो मीडियम एंटरप्राइज टिपिकली फॉर्मलाइज बिजनेस एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करता है। नेक्स्ट आता है वैल्यू चेन इन एग्रीकल्चर। देखो, आप सप्लाई चेन से इसको समझ सकते हो। सप्लाई चेन हम बेसिकली इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं। वैल्यू चेन इन एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया? आपको पता है सप्लाई चेन क्या होती है। सबसे पहले फार्मर जो है उसके पास में इनपुट्स आएंगे, इनपुट से वो अपनी क्रॉप जो है उसको प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करने के बाद में उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसमें वैल्यू ऐड की जाएगी। यानी कि जैसे आपने सुना होगा गोल्डन राइस है या बासमती राइस है, उन जो है विटामिन ए की कंसंट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा कर देते हैं। मतलब जैसे पोटैटो है उसकी चिप्स बना के, तो ये प्रोसेसिंग हो गई। तो प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद में उसकी मार्केटिंग होती है और बाद में सेलिंग होती है। तो ये पूरी जो चेन है एग्रीकल्चर में, इसके आपको स्टेप्स ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले कौन सी स्टेप आएगी, दूसरी कौन सी स्टेप आएगी। तो बेसिकली जो वैल्यू चेन प्रोसेस होती है उसमें सारी इनपुट्स, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग, ये सारी जितनी भी स्टेजेस हैं ये सारी इन्वॉल्व रहती हैं। सबसे पहले हम बात करें कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वैल्यू चेन के। तो देखो, इनपुट सप्लायर्स होना चाहिए जिससे जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मशीनरी, अदर नेसेसरी मटेरियल इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे।
फिर सेकंड आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जैसे कि मान लो क्रॉप्स का भी हो सकता है। अगर लाइव स्टॉक को रियर कर रहा है कोई फार्मर, तो लाइव स्टॉक के जो भी मीट, मिल्क या फिर मैन्योर, जो भी चीज़ें आ रही है, उस जो भी उत्पाद आ रहा है, प्रोडक्शन आ रहा है, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, उसका प्रोडक्शन वो स्मॉल, मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस के बेसिस पर हो सकता है। फिर आता है उसकी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। इसके बीच में हम यहाँ पर वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं, जिसे प्रोसेसिंग के अंदर कंसिडर किया जाएगा। यानी कि किसी भी रॉ प्रोड्यूस को एक कंज्यूमेबल गुड्स के अंदर कन्वर्ट करने को हम बोलेंगे प्रोसेसिंग, और उसके बाद में उसकी पैकेजिंग की जाएगी। पैकेजिंग करने के बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी कि जैसे सपोज़ कि ये सारी चीज़ें स्मॉल या जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनके थ्रू एक फार्मर ने किया है, किसी पर्टिकुलर पोटैटो से मान लो चिप्स बनाई हैं, उसकी प्रोसेसिंग भी कर दी है, पैकेजिंग भी कर दी है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि ये फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुँचनी है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो प्रोसेसिंग प्रोड्यूसेस हैं, वो कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं। फिर मार्केटिंग और रिटेल भी आता है। यानी कि अगर आपको पता ही नहीं है, जैसे लेज़ की चिप्स आती हैं, तो आप उसको बाय कहाँ से करोगे, है ना। तो एडवर्टाइजमेंट किसी भी मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मार्केटिंग के अंदर एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, सेलिंग आ जाती है और डिलीवरिंग आ जाती है प्रोडक्ट्स की टू द फाइनल कंज्यूमर्स। तो ये स्टेप्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी एंटरप्राइजेज एज लाइवलीहुड कंपोनेंट्स फॉर फार्मर्स। अब देखो सेकेंडरी एंटरप्राइजेज का यहाँ पर क्या मतलब है, क्योंकि अगर हम फार्मर की बात करें तो उसके लिए प्राइमरी एंटरप्राइज तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि उसकी फार्मिंग और फार्मिंग से रिलेटेड जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनसे जो इनकम आ रही है उसको हम बोलेंगे। सेकेंडरी एंटरप्राइजेज जो हैं वो किसी भी फार्मिंग एक्टिविटी से रिलेटेड भी हो सकती है और कोई अदर बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी भी हो सकती है जिसमें फार्मर इंगेज करता है। ये एक्टिविटीज़ क्यों फार्मर को ज़रूरत पड़ रही है कि वो सेकेंडरी एंटरप्राइज तक जाए, चाहे फिर वो लाइव स्टॉक के केस में हो। मान लो कि एक जो फार्मर है, सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो एक किसान है, वो अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर रहा है। उसको क्या रिक्वायरमेंट है कि वो एनिमल्स को भी पाले, या फिर वो एग्रो फॉरेस्ट्री पे जाए, या फिर अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी बिजनेस या एंटरप्राइजेज में उसको सम्मिलित होना है। तो उसको क्यों होना है, वो सिर्फ क्रॉप्स को ग्रो करके क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि जब हम एंटरप्राइजेस को डाइवर्सिफाई कर देते हैं तो हमारे सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ जाते हैं। किसी भी कारण से अगर क्रॉप को कोई भी अफेक्ट हो गया, मान लो क्लाइमेटिक चेंज के कारण, एक्स्ट्रा या हाई टेम्परेचर के कारण, या फिर कम बारिश के कारण, ज़्यादा बारिश के कारण अगर हमारी क्रॉप डैमेज हो गई है, तो एटलीस्ट फार्मर के पास एक सोर्स ऑफ इनकम बचे जिससे वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रख सके या फिर उसे अच्छा बना सके। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं कि उसका सेकेंडरी एंटरप्राइजेस के अंदर इंगेज होना, ये हेल्प करती हैं उसकी इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने में और उसके इकोनॉमिक रिसाइलेंस को इंक्रीज करने में। अगर हम सेकेंडरी एंटरप्राइजेस की बात करें तो जैसे हमने बात की सेकेंडरी एंटरप्राइजेस अगर फार्मर का के केस में हम बात करें तो ऑलमोस्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से रिलेटेड ही होगा। जैसे एग्री टूरिज्म हम बोल सकते हैं, जिससे डायरेक्ट इनकम भी प्रोड्यूस होती है और एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी मिलता है फार्म प्रोडक्ट्स को। दूसरा प्रोसेसिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। जैसे सपोज कि अगर किसी फार्मर को पोटैटो सेल करने हैं, तो पोटैटो जो है वो जितनी रेट पे बिक रहे हैं, अगर फार्मर को उसकी प्रोसेसिंग करनी आ गई और उससे उसको चिप्स बनाने आ गए, वो उसको चिप्स बना के बेच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो पर यूनिट चार्ज जो होगा वो ज़्यादा आएगा, यानी कि फार्मर्स के पास इनकम जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो उसको भी वो एक बिजनेस के रूप में, एक एंटरप्राइज के रूप में ले सकता है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल हैं सेकेंडरी एंटरप्राइजेस के, लाइक एनिमल हस्बेंड्री। अभी हमने डिस्कस किया कि वो एनिमल रियरिंग हो, वो हॉर्टिकल्चरल यूनिट से रिलेटेड हो, वो क्राफ्ट्स और हैंडी क्राफ्ट्स हो। जैसे कि मान लो एग्रीकल्चरल जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे कुछ बना के सेल किया जाए, कुछ मतलब हो सकता है कि ब्यूटीफुल जो चीज़ें होती हैं, जो अपने होम मेकर हम बोल सकते हैं कि जो सुंदर दिखाने के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं, तो अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को यूज़ करके वो बना के बेची जा रही हैं तो उनकी जो यूज़फुलनेस होती है वो और ज़्यादा होती है, उससे और ज़्यादा रिटर्न मनी आती है। और उसके अलावा रीन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, जैसे कि फार्मर्स जो है वो आजकल सोलर और विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन ले सकते हैं और उसके बाद में वो जो उससे जो बिजली बनेगी वो सेल भी कर सकते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक, बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो मिलके, अब देखो एक चीज़ होती है कि मिडलमैन बहुत ज़्यादा फार्मिंग में अफेक्ट करता है किसी भी किसान की इनकम को, क्योंकि एक फार्मर क्या करता है, खुद नहीं बेचने जाता है कभी भी मार्केट में। बहुत कम फार्मर्स अवेयर होते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। एक फार्मर ने अगर अपनी क्रॉप को प्रोड्यूस किया है तो वो किसी मिडल मैन को देगा अपनी क्रॉप बेचने के लिए, और वो जो मिडल मैन है वो बहुत सारे फार्मर्स से लेकर फिर मार्केट में बेचने जाता है, तो जो एक्चुअल मार्केट की रेट होती है वो फार्मर को नहीं मिल पाती है। इसके लिए क्या कर सकते हैं फार्मर्स, कुछ 5, 10, 15, 20 या फिर एक पर्टिकुलर प्लेस के फार्मर्स मिल के एक साथ
अपने प्रोड्यूस को लेके, ताकि उनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आए। एक साथ अपनी किसी पर्टिकुलर जो मार्केट है वहाँ पर लेके जा सकते हैं और वहाँ पर अपनी जो क्रॉप का प्रोड्यूस है उसको सेल कर सकते हैं। इसके अलावा इनपुट सप्लाई एंड इक्विपमेंट लीजिंग जो है वो कुछ सेकेंडरी एंटरप्राइजेज के एग्जाम्पल्स हैं। रोल ऑफ एंटरप्राइजेज इन सपोर्टिंग फार्मर लाइवलीहुड क्या होगा? अब देखो, ये हमने अभी डिस्कस किया है कि बेसिक सा एंटरप्राइजेज, अगर एक से ज़्यादा एंटरप्राइज में फार्मर को इन्वॉल्व होना है तो वो क्यों होगा? ताकि इनकम को डाइवर्सिफाई किया जा सके। आप किसी भी लाइन को पढ़िए, अल्टीमेट जो मीनिंग निकल के आता है वो यही आता है, चाहे वो स्मॉल एंटरप्राइज में इंगेज हो रहा हो, चाहे वो मीडियम एंटरप्राइज में हो, या फिर वो लार्ज एंटरप्राइज में हो। लेकिन लार्ज एंटरप्राइज वाले फार्मर्स जो होते हैं वो एक थोड़ी, हम बोल सकते हैं, अलग कैटेगरी के अंदर, क्योंकि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज तो फार्मर क्रिएट कर सकता है, बट हर किसी फार्मर के पास ये फैसिलिटी नहीं होती है। हर किसी के फार्मर के पास में उतनी लोन सुविधा, उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो एक लार्ज एंटरप्राइज को खड़ा कर सके। नेक्स्ट आते हैं, क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं वैल्यू चेन फॉर स्मॉल होल्डर फार्मर्स। देखो, इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होती है उनके पास में, इतना अफोर्डेबल क्रेडिट नहीं होता है कि वो नेसेसरी इनपुट्स और टेक्नोलॉजी को खरीदने में इन्वेस्ट कर सकें। हमने अभी डिस्कस किया था, ये एक चैलेंज है। सेकंड, मार्केट एक्सेस। फार्मर्स को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं मार्केट की जो हाई वैल्यू होती है, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की जानकारी भी नहीं होती है और उनके पास इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है एक्यूरेट। फिर है डिपेंडेंस ऑन मिडल मैन, जो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि मिडल मैन के ऊपर जो फार्मर्स होते हैं उनकी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि रूरल एरियाज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है वो एक अर्बन एरियाज़ के कंपैरिजन में काफ़ी लो होती है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन जो है गुड्स का वो अफेक्ट होता है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो हाँ, टेक्नोलॉजी को ऐसा नहीं है कि कोई फार्मर है उसको आती नहीं है तो वो सीख नहीं सकता है, वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकता है। डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म से वेदर की फोरकास्टिंग कर सकता है। आज के ज़माने, आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में हम बोल सकते हैं मॉडर्न एरा में जो वेदर फोरकास्टिंग आती है वो स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी आती है, यानी कि 1 to 3 डेज़ भी आती है, 3 to 10 डेज़ भी आती है, और पूरे ईयर, थ्रू आउट द ईयर का भी वेदर फोरकास्टिंग होती है। तो ये सारी चीज़ों का डिजिटली फार्मर को आइडिया लग सकता है, तो उसके थ्रू वो अपने प्रोड्यूस को काफ़ी हद तक वो क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस कर सकता है या सोच सकता है कि उसको किस तरीके से या कौन सी क्रॉप को किस तरीके से लगानी है। फिर सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस होंगी, क्योंकि देखो आजकल ऑर्गेनिक के नाम से इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ हाई हैं मार्केट में, ये आप सभी को पता है। तो ऑर्गेनिक के थ्रू अगर फार्मर जाता है तो नो डाउट कि वहाँ पर जो है उसको हाई वैल्यू मार्केट मिलेंगे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हालांकि ये ऐसा है कि अगर बहुत ज़्यादा रूरल एरिया में या बहुत डीप रूरल एरिया में कोई फार्मर बिलोंग कर रहा है तो वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें आएंगी, क्योंकि वहाँ के लोग जो होंगे वो एक पर्टिकुलर प्रोड्यूस के लिए इतना चार्ज नहीं कर पाएंगे। फिर है कोऑपरेटिव एंड फार्मर एसोसिएशन। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो स्मॉल, मीडियम और लार्ज जो एंटरप्राइजेज होते हैं वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ताकि फार्मर्स का जो लाइवलीहुड है वो सही तरीके से मेंटेन हो सके। सेकेंडरी एंटरप्राइजेज जो होते हैं वो फार्मर्स को एक एडिशनल इनकम सोर्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनकी इकोनॉमी जो है वो बनी रहे। और वैल्यू चेन और डिफरेंट एंटरप्राइजेज सपोर्ट सिस्टम का अगर इफेक्टिव इंटीग्रेशन हो गया तो ये फार्मर्स के लिए वहाँ की पर्टिकुलर जगह की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में और इनकम पोटेंशियल को मैक्सिमम करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो किसी भी अगर सेकेंडरी एंटरप्राइजेज में कोई फार्मर इन्वॉल्व हो रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पर उसकी इनकम का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, उसके पास इनकम के सोर्सेज, ऑप्शंस ज़्यादा बन जाते हैं, जिससे उसकी इकोनॉमी जो है वो मेंटेन रहती है। इसके अलावा अगर वो वैल्यू चेन को समझ लेता है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, अपने प्रोड्यूस को सेल करना है, वो प्रोसेसिंग किस तरीके से कर सकता है, तो ये वेल नोन फैक्ट है कि फार्मर जो है वो अपनी प्रोड्यूस का जो पोटेंशियल है, जो प्रोडक्टिविटी है, उसको मैक्सिमाइज कर सकता है।